हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी और मैं सीजीएल 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, कृषि भवन के अंदर। मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि जीडी का जो पेपर है फरवरी मार्च में होने वाला है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है बहुत अधिक बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप मैथ्स में थोड़े से वीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कराता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और मैं गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ज़रूर आपके लिए साबित हो जाएगा। ठीक है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आ चुका है आपके सामने कि 2 टेबल का जो मूल्य है वो 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। मतलब आपसे कह रहा है कि 2 टेबल का जो मूल्य है वो 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। ठीक है? यदि एक कुर्सी का मूल्य अगर 500 रुपया है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 कुर्सी का जो मूल्य होगा वो 2500 रुपया होगा। और 2500 रुपया 2 टेबल का मूल्य है। मतलब अगर मैं काटूंगा तो एक टेबल की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है? 1250 रुपया। ठीक है? तो टेबल का मालूम चल गया और कुर्सी का भी मालूम चल गया। तो आपसे कह रहा है कि 6 टेबल और 9 कुर्सी का औसत मूल्य निकालना है। मतलब 6 टेबल मतलब 6 गुना 1250। ठीक है? और 9 कुर्सी यानी कि 9 पच्चे 4500 बोलेंगे ना, बटा 9 छः 15। तो आपको एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है कि उन पूरे संख्या से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? 15 से डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि कटेगा कैसे। तो मुझे यहाँ 15 को काट रहे हैं तो 15 से ऊपर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो 15 तिया 45 तो ठीक है, लेकिन यहाँ काटने के लिए 15 से नहीं कट रहा भाई, तो कहीं ना कहीं ये 5 से कट रहा है। तो आप देखेंगे 25 और ये 0। तो यहाँ हमने 5 निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से हमें 3 निकालना पड़ेगा, मतलब 2 यहाँ से निकाल लो। समझ गए बात? यानी कि 250 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो मतलब 500, और 500 और 300 यानी कि 800 रुपया इसका क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो पहला सवाल बहुत ही आपको आसान देखने को मिला है, इसलिए आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेगा। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान की बात कर रहा है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे। एक रेक्टेंगुलर सा फील्ड है। ठीक है भाई? ओके। 90 मीटर लंबा है और 42 मीटर चौड़ा है। 90 मीटर लॉन्ग एंड 42 मीटर भाई चौड़ा। दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती है। ठीक है? केंद्र की बात यहाँ पे कर रहा है कि दो सड़कें निकाली गई है। तो लंबाई के समानांतर वाली सड़क जो है 7 मीटर चौड़ी है। बिल्कुल ठीक है। जो लंबाई के समानांतर है उसके रोड की जो चौड़ाई है भाई साहब, यानी कि इसकी अगर बात करूँ ये वाली, ये लंबाई कितनी है तो आप बोलेंगे 7 मीटर का। और जो चौड़ाई के समानांतर है वो कितनी है, आप बोलेंगे 3 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तिरछा हो गया, एडजस्ट कर लेना। ये जो है वो 3 मीटर की बात यहाँ पे इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है? दोनों सड़कें जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। बिल्कुल ठीक। सड़कों पर 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंटें बिछाने की लागत कितनी होगी? तो आप एक बार नोटिस करेंगे कि जो वैल्यू जो बीच में है ना, स्क्वायर, स्क्वायर में बोलना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये अगर मैं निकालूंगा तो 2 बार आएगा। अगर मैं इस पूरे का, इस रोड का एरिया निकालूंगा, इस रोड का एरिया निकालूंगा, तो ये वाला जो बीच का एरिया ना 2 बार आएगा। तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे। समझ के बाद, तो अगर आपको खर्च निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना एक्सपेंड होगा इस रोड पे बिछाने की लागत, तो आप अगर देखोगे मैं लिखूंगा 42 मीटर क्या है। अगर मैं इस रोड का एरिया निकालूं, इस रोड का, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसके लिए 42, चौड़ाई कितना है 3। ठीक है भाई? ओके। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो लंबाई कितना हो जाएगा 90, और इंटू करना पड़ेगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीच का पार्ट है 2 बार आ गया, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। 7 × 21 स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। और इस पूरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको गुना करना पड़ेगा 25 मीटर स्क्वायर से। 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू है। तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर आने वाला है। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि क्या इसमें मीटर ही सारा जगह है
यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ देखेंगे 90 मीटर है, क्योंकि गुना करने के बाद बहुत दिक्कत आएगी फिर। 90 मीटर है, ये फिर मीटर है, फिर ये भी तुम्हारा मीटर दे रखा है, ये भी तुम्हारा मीटर दे रखा है, और यहाँ प्रति मीटर स्क्वायर, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप जरा गुना करें और इस सवाल का आंसर निकालें। तो आप देखेंगे 4 तिया 12 यानी कि 126 प्लस 9 सत्ते 63 यानी कि 630 माइनस करेंगे 21। ठीक है भाई, इस पूरे में गुना करना है मुझे 25 से। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 126 में से 21 कम किया यानी कि 105, और 105 प्लस 630 यानी कि 735, गुणा करना है मुझे 25 से। गुणा करना है मुझे 25 से, तो आओ जरा गुणा करें। 25 पचे 125, हाथ पर हाथ 12, 25 तिया 75, 12 87 यानी कि कैरी 8, 175 और 8 कितना होता है 183, 18,375 रुपया आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्योंकि आपको बस ये लगाना होता है दिमाग कि जब दो रोडें क्रॉस करती हैं तो उसमें बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये दो बार आता है। अगर हम एरिया निकालते हैं तो उस एक एरिया को मुझे माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि ईंटा मुझे दोबारा बिछाना ना पड़े, बल्कि एक बार में काम तुम्हारा हो जाए। समतुल्य छूट कितना होता है, तो अगर कितनी बार निकाल चुके हम लोग, तो 30 और 15 में पहले निकालूंगा, 30 15 45, और माइनस करेंगे 30 का 15% यानी कि 3 और 1.5 यानी कि 4.5 कम कर देंगे इसमें से। हम समझ गए बात को, कितना हो जाएगा 41.5। ये किसके लिए, ये सिर्फ 30 और 15 की बात करूंगा। तो अगर ये दो के लिए आ गया 41.5, तो एक और कितना है 5, तो 41.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 46.5, और माइनस करो 41.5 का 5%, तो आप बोलेंगे जीरो, ये भी 4.15 जो होगा 10% है, तो बाई 2 कर दो यानी कि 2.075 चलेगा, 2.075। तो यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा 2.075। अब यहाँ डिसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूँ 46.500, क्योंकि डिसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे अगर तुम माइनस करोगे ना, तो 500 में से 0.025 कम करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 425 लास्ट में। 425 मैंने कुछ मिस्टेक करा है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो 475 दे रखा है, तो मेरा ध्यान कहीं इधर भी रहता है थोड़ा सा। तो मैं जरा चेक करता हूँ फिर से, इसको मैं डिवाइड किया अगर तो कितना बनेगा बताओ, 2 पॉइंट, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर रखा है क्या, 4.5, 3 और 1.5 4.5 कम किया 41.5 हो गया। 41.5 और मुझे 5% का निकालना है, तो 46.5 माइनस ये अगर 4.15 करूंगा तो 4.15 जीरो कर लो इसको, बाई 2 अगर करोगे। हाँ तो मैंने मिस्टेक तो पहले ही से कर दिया है मुझे लगता है, तो मैंने तो मिस्टेक लगता है मैंने कर दिया है। तो डिवाइड करता हूँ जरा, 2 2 जा, 0.1 के लिए आएगा 0, फिर 7, सही तो है भाई, मैंने तो सही कर रहा है। तो ये बन जाएगा 0.425, और ये फिर आंसर भी नहीं आ रहा ना 46, और ये 2 तो 44 हो जाएगा फिर तो। कुछ तो मिस्टेक हो रखी है मेरे से, दोबारा करता हूँ काट के, टाइम वेस्ट से मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, छोटे छोटे सवाल परेशान कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। आइए जरा, 30% और 15% अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे 45%, 45 में से मुझे कम करना पड़ेगा 30 का 15% या 15 का 30%, बात तो सेम, तो 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 मुझे कम करना पड़ेगा। अच्छा जी, सही तो है 4.5, तो अगर मैं कम करूंगा तो ये बनेगा 40.5। ओहो, समझ गए बात, मैंने उस समय माइनस करने में ही गड़बड़ी करी थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कुछ ना समझे दोबारा करो उसको, ठीक है। तो ये 41 मैंने लिखा था उसमें, 40.5 आएगा, ठीक है। 40.5 प्लस 5 ये बन जाएगा 45.5, और माइनस करेंगे इसका 5% यानी कि 4.05 का आधा करो, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, देखो जरा 2.025 बोलेंगे ना, तो हम कम करेंगे 2.025। अब यहाँ अपने हिसाब से क्या करेंगे, पॉइंट का एडजस्टमेंट करेंगे डेसिमल का, तो 500 माइनस 2.025। अब तुम देखो जरा 43.475%, ठीक है। ये पॉइंट पॉइंट के चक्कर में थोड़ा गलतियां हो जाती है कभी कभी,
हमने वहाँ पे मिस्टेक से 41.5 लिख दिया था, बाकी आपको समझ में आता है कि हमने कहाँ मिस्टेक किया था। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार की दवाएं जिसमें समान मात्रा में अल्कोहल और पानी से अनुपात दे रखा है। 3 प्रकार की दवाएं जिसकी समान मात्रा में अल्कोहल और पानी से जो अनुपात है वो 2:5 है, दूसरे में 5:9 है और तीसरे में 8:13 है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है कि तीनों दवाओं का समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो मिलाने के बाद अल्कोहल का पानी से अनुपात आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, 5 2 7, 9 5 14, 18 और 3 21। तो 7, 14 और 21 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? 42। 42 तक पहुंचने के लिए आप इस वाले केस को 6 से मल्टीप्लाई, इस वाले केस को 3 से मल्टीप्लाई और इस वाले केस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको अल्कोहल का अल्कोहल के साथ और पानी के पानी के साथ करके जोड़ देंगे। आपके सवाल का आंसर मिल चुका है। तो 6 दूना 12 और 5 3 15 27 और 8 दूना 16 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 43 इच टू। ये देखो 5 6 30, 9 3 27 57 और 26 कितना होता है? 83। यानी 43 इच टू 83 इज द अल्कोहल एंड वाटर रेशियो इन द फाइनल मिक्सचर। समझ में आ गया? आसान सवाल था। एक पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार है जिसको डाले गए कुल वोटों का 28% मत प्राप्त होता है और उसको विजेता घोषित कर दिया। क्या बात है, वो 28% में ही विजेता घोषित हो गया। शेष मत जो है 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों को बीच समान रूप से डिवाइड किया। अच्छा जी, तो 28 ये ले लिया, तो मतलब 72% बचा हुआ है। 72 को 3 लोगों ने डिवाइड किया, यानी कि 24% सबको मिला है। ठीक है, डाले का कुल वोट अगर 1200 है मत, तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितना मिला था? 24% मिला है, यानी कि 1200 का 24% अगर आप निकाल लोगे, यही वोट उन तीनों को मिला है, मतलब 288 वोट मिला है। बेहद ही आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल। 20 गेंदों का जो क्रैमुल है भैया, 20 गेंदों का सीपी जो 18 गेंदों के एसपी के बराबर है, आपको निकालना है। तो आप देखेंगे सीपी एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:10। कितने का प्रॉफिट? 1/9 इंटू 100%। इसी को तो बोलते हैं भैया प्रॉफिट परसेंट। बोलिए, यानी कि 100/9%। आसान था। अब सवाल 2 4 थोड़ा आसान दिख रहा है आपको। यहाँ पे आते हैं नंबर 7 पे। इट द डायमीटर ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर। अगर डी है तुम्हारा डायमीटर और हाइट अगर है d/2, तो d/2 को ही रेडियस बोलते हैं। बताओ, d/2 को ही रेडियस बोलते हैं। मतलब सिंपल तरीके से कह रहा है तुमसे घुमा के कि रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ये तुमसे कहना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम? अब देखो जरा, यहाँ पे मैं कहूंगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ठीक है भैया, तो पाई रहेगा। आर के बदले मुझे क्या लेना पड़ेगा? d/2। आर के बदले डी मतलब d²/4 और एच के बदले d/2। इस सवाल में दम क्या है मुझे समझ में नहीं आया। सवाल ऐसे पूछते क्यों है? dq/8। ये तो वैल्यू पुटिंग है भैया, सवाल में दम ही नहीं है। नंबर 8 पे आते हैं भैया। 6 4 10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार डिवाइडेड हैं, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। ठीक है, इनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। तो अगर मैं भैया रेशियो निकालूं, तो 6 4 10 के बदले मैं लिख रहा हूं भाई 3 2 5। इनका वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 9 4 और 25। 9 4 13 और 25 कितना हो जाएगा? 38। यानी कि 3800 की वैल्यू 38 के बराबर है। आपको निकालना है अलग अलग 9 4 और 25। सॉरी, आपको क्या निकालना है? अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो कौन सा संख्या है? 3 2 5। ये संख्या कितना है? मिस्टेक हो गई मेरे से क्या? बिल्कुल नहीं। तो मुझे निकालना पड़ेगा वो संख्या। पहले हम निकालेंगे वर्ग, पहले मुझे निकालना पड़ेगा वर्ग। डायरेक्ट हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। पहले वर्ग का तुलना अगर वर्ग से कर रहे हैं, तो पहले हम 9 4 और अलग अलग 25 निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू था? आप बोलेंगे ये स्क्वायर वैल्यूज है। ये जो वैल्यूज हैं वो स्क्वायर के वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, तो 38 कट गया 38 से एक बार में, यानी कि वैल्यू आएगा 900, फिर आ गया 400 और फिर आ गया 2500। तो अगर ये स्क्वायर वैल्यूज हैं, तो इसके स्क्वायर रूट कितने हो जाएंगे? 30 20 और 50। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते नंबर 9 पे आते हैं भैया। ठीक है, ए जो है 9 दिनों में 3/4 काम पूरा कर सकता है। मतलब अगर तुम काटोगे 3 से कट जाएगा 3 बार। मतलब मैं कह सकता हूँ 4 3 12। ए जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है। ठीक, वैसे ही बी की बात करूं, 12 दिन में, यानी कि 2 6 12
यानी कि बी जो है 6×5 = 30, यानी कि 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर सी की बात करूं, अच्छा सी की सहायता से सवाल क्या बोलता है कि सी की सहायता से तीनों साथ मिलकर 60/11 दिनों में संपूर्ण काम को पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 60/11 दिनों के अंदर जो है वो काम को पूरा करते हैं और 330 रुपया उनको मिलता है। ठीक है, यदि धन को किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाता है तो सी के हिस्से में और ए के हिस्से का अंतर आपको निकालना है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ पहले ए और बी मालूम है, तीनों को बाद में हटाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं जो कि 60 के बराबर आता है। ठीक है भैया, तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो आप बोलेंगे 12×5 = 60 और 30×2 = 60। ठीक है ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर, आपसे क्या कह रहे हैं भैया कि तीनों मिलकर 60/11 दिनों में काम को पूरा करते हैं। 60/11 दिनों में, तो अगर तुम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो ए और बी मिलकर कहीं ना कहीं 60/7 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 11 तब आएगा जब कहीं ना कहीं सी की इफिशियंसी यहाँ पे 4 रही होगी, तब तो 5 2 7 4 11 हो पाएगा। मुझे बताओ क्या मैंने सही किया है? शॉर्टकट तरीके सोचने के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी की इफिशियंसी है कितनी, आप बोलेंगे 4 के बराबर। समझ गए बात? बिना दिन निकालने हमने इफिशियंसी निकाल लिया। समझ गए? क्लियर है? आपसे कह रहा है अगर पूरा हिस्सा 330 रुपये मिलता है तो आपसे क्या कह रहा है कि सी और ए के हिस्से का अंतर निकालो। सी का हिस्सा 4, ए का हिस्सा 5, अंतर कितना? तो आप बोलेंगे 1। 1 निकालना है मुझे अंतर, और ये पूरा है कितना? तो 5 2 7 4 11, यानी कि 330 का तुलना 11 से मुझे निकालना है 1 की वैल्यू। 11 3 33, यानी कि 30 रुपया इस सवाल का आंसर है। इस सवाल को लेंदी भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी ना करके जितना आप शॉर्टकट सोच पाए, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज, राइट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग नंबर 10 पे। एक पुस्तक और एक कलम का मूल्य जो 371 रुपया है। वाह, एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो कलम से 12% अधिक है, तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारा ये कलम जो है, सॉरी कलम से ये पुस्तक 12% ज़्यादा है, मतलब 100% और 112%, यानी मैं कह सकता हूँ कि 371 का जो वैल्यू है 212 के बराबर है। आपको निकालना है कलम की वैल्यू बटा 100, इंटू 100 कर दें। दिस इज द वैल्यू ऑफ पेन। बोलिए नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। हो पाएगा ना भैया? एकदम हो पाएगा। अब काटना जो है वो मेन पर्पस है। यदि पुस्तक का मूल्य कलम से 12% अधिक है तो आपको निकालना है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? काटना। कटेगा कैसे बताओ जरा? 3 से 4 से, 4 से कटेगा, ऊपर नहीं कटेगा। 35 एक के 7 से कट रहा है क्या? 7 से ऊपर वाला कट रहा है, नीचे वाला नहीं कट रहा है। तो फिर और किससे कटेगा बताइए? तो अगर मैं बात करूं 371 इंटू 100 डिवाइड किया हमने 212 से, ये एक्यूरेट वैल्यू कट के आ रहा है 175। मैंने मोबाइल से किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पूरा कटने पे ना 175 ही आ रहा है। अब कैसे कट रहा है आप खुद से ट्राई कर लो एक बार। मैं जब कोशिश करता हूँ फिर से, ये 25 चौका 100, ये कट जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 तियाँ। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि ये पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो 175 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि राम ने 15 कमीजें 520 रुपये प्रति कमीज की दर से और 20 पैंट खरीदे इतने के दर से और 15 कुर्ते खरीदे इतने के दर से, तो एवरेज निकालना है आपको। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ शॉर्टकट। देखना, 15 की जो कीमत एवरेज है वो 520 रुपये का हिसाब है। जो 20 पैंट का एवरेज हिसाब है वो कितना है? तो आप बोलेंगे भैया 600 रुपये का हिसाब है। और जो 15 कुर्ता है फिर से आपका आ चुका है 650 का हिसाब। एवरेज निकालने के लिए मुझे इस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि 3 यहाँ 4 और यहाँ 3 रेशियो मुझे मालूम है, मेरा काम खत्म है। एवरेज निकालना है, मैं कहूँगा 500। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हो, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। कैसे देखना जरा? सबसे छोटा वैल्यू कितना है? बोलेंगे 520 प्लस, ये देखिए 80 ज़्यादा है तो 80 गुणा 4 यानी कि 320। ये बोलेंगे कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 130 ज़्यादा है। 130 गुणा 3 यानी कि 390। ये जो वैल्यू ज़्यादा है ना, ये पूरे में बांट दो। कितने में? 4 3 7 और 3 10 में। समझ गए? यहाँ से 10 कॉमन निकाल के इन दोनों को काट के हटाओ, यानी कि 520 प्लस 3 3 6 9 2 11 यानी कि 71।
जो वैल्यू आ चुका है वो 591 रुपया, ये तुम्हारा एक्चुअल एवरेज वैल्यू है। समझ गए? तो आसान सवाल था, इसमें कुछ चैलेंजिंग था नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि किस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य नहीं होती। को प्राइम का नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होता है जिसका एचसीएफ तुम्हारा 1 होता है। जिसका एचसीएफ 1 हो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा 1 हो। जैसे मान लिया हमने कोई ले लिया 3 और 5 ले लिया, तो इसका एचसीएफ कितना होता है? 1। इसमें क्या होगा कि कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोलूंगा मैं 6 ले लिया, मैं 8 ले लिया, तो आप बोलेंगे ये 2 इंटू 3 है और ये 2 इंटू 4 है, तो इन दोनों में 2 तुम्हारा क्या है? कॉमन है। तो कॉमन वैल्यू कितना है? 2 हो गया, मतलब एक से ज्यादा हो गया। एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए बात? तो आपसे कह रहा है किस प्रकार की संख्याएं को प्राइम नहीं होती है। तो देखो, अगर सम संख्या लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। विषम संख्या का अगर क्रमागत की बात करें, इसका एचसीएफ तो 1 होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर ले लो, 3 और 7 ले लो, हमेशा क्या होगा? 1 होगा एचसीएफ। तो वही कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल है। आनंद ने अपने परिवार के साथ कार द्वारा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गुंटूर से राजमुंदरी की यात्रा की और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गुंटूर लौट गया। एवरेज स्पीड निकालनी है। अरे भाई, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई। जब सेम डिस्टेंस को जाना और आना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज को निकालने के लिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जीरो से तुम्हारा एक जीरो खत्म हो गया। 6 पच्चे 30 गुणा 2 यानी कि 600/11 डिवाइड करने पे कितना आएगा? 54.54 किलोमीटर पर आवर। मैंने आंसर देख के मैच कर दिया क्योंकि गुना करना मुझे वही दिख रहा था। 54.54 आगे बढ़े। 20% की वार्षिक दर से ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 6,750 रुपए की राशि कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है भैया कि अर्धवार्षिक का रेट है, अर्धवार्षिक अगर कंपाउंडिंग है तो रेट कितना हो जाएगा? आधा। और इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगा तुम्हारा टाइम का, वो दोगुना वैल्यू होगा, उसका हम आधा करेंगे तब तुम्हारा आंसर मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, 6750 हम लगाते हैं फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन। हमें एन निकालना है, कोई बात नहीं। ए तुम्हारा है 8984.25, पी को ले आओ नीचे यानी कितना बन जाएगा? 6750। आर की वैल्यू है 10, 10 से कट जाएगा 0 यानी कि 11/10 की पावर एन। क्लियर है? ओके। तो मैं कर रहा हूँ गुणा भाग, तो इस डेसिमल को हटाने पे नीचे आ जाएगा 100। ये संख्या 25 से कट जानी है, ये संख्या 25 से कट जानी है। तो देखो कितने से कटेगा? 25 से। 25 तिग्गी 75, 14 8 148 यानी कि 5 बार में। 23 और 4 यानी कि 9 बार में, तो बन जाएगा 9 और 2 यानी कि 3 बार में। 17 5 यानी कि 7 बार में। सही है क्या? ठीक वैसे नीचे काटना पड़ेगा 25 से। 25 दूना 50, 25 दूना 50, ठीक है। और ये हो जाएगा 17, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 17 5 यानी कि 70। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके। और काटने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखो 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 30। ये कट रहा है कि नहीं चेक कर लूँ। 9 तिया 27, 8 9 9 9 81, 8 3 8 3, ठीक तो है ना? 9 81 9 तिया 27 सही है। ओके। 9 3 9 9 3, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। तो 10 और ये हो जाएगा 1331। समझ गया बात? यानी कि 1331/1000 इज इक्वल टू 11/10 की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3। समझ गए? जब बेस तुम्हारा सेम हो गया तो n की वैल्यू आ गई 3। हमने पहले ही कहा था जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो जो तुम्हारा टाइम आएगा उसका एक्चुअल में आधा टाइम मुझे लेना पड़ेगा। तो टाइम कितना बताओ? 3 का आधा कितना होता है? 1/1/2 ईयर्स। आसान सवाल था, थोड़ा गुणा भाग था, बाकी आसान सवाल था। यदि संख्या a जो है 6 और 21 से डिविजिबल है, यदि संख्या a जो है वो 6 और 21 से डिविजिबल है, तो 5a किससे डिविजिबल होगा? आपसे कह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, कोई ऐसा संख्या लेके चलते हैं जो 6 से भी कटे और 21 से भी कटे। समझ गए बात? तो 6 से भी कटे और 21 से भी कटे।
तो क्यों ना इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें। वो संख्या मान लेते हैं सिंपल तरीके से। तो हम वो संख्या मान लेते हैं कौन सा, तो आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 2 और ये 7, 14 3 42, वो नंबर हम ले सकते हैं 42, वो नंबर हम ले सकते हैं भैया 42, ठीक है ना। 42 हम नंबर ले सकते हैं, 42 हम ले सकते हैं इनका एलसीएम। अब आपसे कह रहा है कि जो एलसीएम उसको हम मान लेते हैं कि वो ए के बराबर है। मतलब ये संख्या जो 42 है तुम्हारा 6 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, मान लिया हमने। सवाल पूछा कि 5 ए किससे डिविजिबल होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 210, ये तुम्हारा 5 ए के बराबर है। अब ये किससे डिविजिबल है बताओ, ऑप्शन के अनुसार देखो, ऑप्शन चेक करो, खुद से कटेगा। ये इससे कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा आसान सवाल है ये। डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% बढ़ाकर निर्धारित किया। मतलब मान लिया खर्च किया आपने 100 रुपया, उसको वस्तु को बढ़ा के 140 लिख दिया आपने। बेचते समय 20% की छूट दिया, मतलब ये बेचा आपने 112 में, बोल सकते हैं 28 का डिस्काउंट मिल गया इसको, ठीक है। तो 72 रुपये का इसको लाभ होता है। आप देखो यहाँ पे 72 रुपये लाभ कब होगा, इस 100 यहाँ 12 में 12 का लाभ होता है। तो 72 का तुलना 12 से आपको निकालना है वस्तु की उत्पादन लागत यानी कि 100 की वैल्यू निकालना है, 12 छक 72 यानी कि 600 रुपया इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। एक कार पहले इतना किलोमीटर को 15 मिनट में और अगले 45 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करती है, तो कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। समझ गए बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ गए बात, टोटल इस तरह से जब जब तुम्हारा टाइम दे रखा हो तो जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, तो 35 और प्लस 45 यानी कि 80 किलोमीटर बटा 15 मिनट और 25 मिनट यानी कि 40 मिनट को डिवाइड करेंगे हम 60, तो कितना हो जाएगा मेरा, ई कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। बोलिए भैया, यानी कि 40 इंटू 2 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। बेहद ही आसान। रमेश और सुरेश ने रमेश और सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे रमेश से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में पहले दिन रमेश फिर दूसरे दिन सुरेश के आधार पर कार्य करते हैं, तो कार्य कब समाप्त होगा। तो ये 12×5 = 60। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो बन जाएगा 10×6 = 12×5 एकांतर दिन पहले रमेश काम किया यानी कि 6×5 = 11 काम हो गया 2 दिन में। आपके पास पहुंचना है 60 के पास, तो मतलब 11×5 = 55 किया हमने, तब 2×5 = 10 दिन हो जाएगा, लेकिन 5 काम और बाकी है। काम करेगा कौन, रमेश, यानी कि 10 दिन पूरा और 5 काम करेगा 6 दिन के हिसाब से, 6 इफिशियंसी से, यानी कि 10 इंटीजर 5/6 दिन इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ ऑप्शन है, नीचे दे रखा होगा 10 इंटीजर 5/6। सही है, आगे बढ़े। मार्च के महीने में कर्मचारी का जो वेतन है 7500 रुपया है और कंपनी हर महीने उसके वेतन में 2% की वृद्धि करती है, तो उसी वर्ष मई के महीने में उसका वेतन कितना हो जाएगा। मार्च के महीने में आपसे कह रहा है, ठीक है, मार्च के महीने में आपसे कह रहा है और फिर मई में आपसे पूछ रहा है, मतलब 2 महीने गैप है, हर महीना 2% बढ़ जाता है। तो शॉर्टकट तरीका लगाता हूँ, कौन इतना टाइम वेस्ट करे। तो देखो 7500 ये तुम्हारा मार्च में है, ठीक है। तो जो मई की कहानी होगी, ये इस वेतन में 2% बढ़ के आएगा। 75 × 2 यानी कि 150 रुपये बढ़ के, यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा 7650 रुपया। बोलिए ना। और मई के बाद जब जून, सॉरी भाई हमने पहले ही मिस्टेक कर दिया है, ये मई थोड़ी है, ये तो अप्रैल है। मार्च के बाद तो अप्रैल आता है, मई तो अब आने वाला है। और मई में आपसे आंसर पूछ रहा है कि मई के महीने में कितना हो पाएगा, तो इसका 2% फिर से बढ़ाओ, यानी कि 76.5 × 2, ये कितना होगा, 2% हो गया, जो कि लगभग 153 के बराबर, लगभग नहीं, एक्यूरेट। तो 153 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7803 रुपया। तो ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है। लेंदी मत बनाइए, इस तरह से आप फटाफट कर सकते हैं। लास्ट सवाल पे देखते हैं। जॉनसन जो है 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 रुपया भुगतान उधार लेता है। 30,000 मतलब पी की वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपया। रेट कितना भैया, तो आप बोलेंगे 5%।
वह 2 साल के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्तों में इस राशि का भुगतान करना चाहता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना % देना होगा? तो हम लोग ने सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। 100 रुपये के वस्तु को उसको 105 रुपया पेड करना पड़ेगा। दिस इज 5% इंटरेस्ट। यानी पहले साल में बोल सकता हूँ कि 20 की वैल्यू बन जाएगी 21। 20 की वैल्यू बन जाएगी 21। अगले साल क्योंकि चक्रवृद्धि है तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर यानी कि 400 बन जाएगा भैया 441। आपसे कह रहा है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो तुमको इक्वल चाहिए, मतलब यहाँ भी 21 से कर दो मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर दो 21 से मल्टीप्लाई। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू बनेगा ये बनेगा 420 और ये वैल्यू बनेगा भैया 400। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 820। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 820 रुपया हुआ तो 5% के रेट से आपको 2 साल 441 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक। लेकिन आपसे कह रहा है कि हम 820 रुपया नहीं बल्कि हम 30,000 रुपया उधार लेना चाहते हैं, तो 30,000 की तुलना 820 आपको निकालना इंस्टॉलमेंट यानी कि 441 से कर दो गुणा। ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, समझ गए? गुना कर लो, आंसर निकाल लो। तो आप देखोगे एक जीरो से ही एक जीरो कट जाएगा। ये कटेगा क्या 41 से कटेगा, लेकिन 441 से नहीं कटेगा। तो लगभग हमें निकालना है तो गुणा भाग तो लगभग में ही करना पड़ेगा। लगभग हमें निकालना है तो गुणा भाग भी लगभग में ही करना पड़ेगा। लेकिन हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। तो 3000 इंटू कर लो 441 और डिवाइड कर लो भैया 82। 16134 इज द आंसर। क्या हो जाएगा भैया? देखो जो आंसर हो जाएगा वो 16134 रुपीज़। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपने 30,000 रुपये उधार लेना चाहते हैं आप और मांगने वाला जो पैसा आपको दे रहा है वो 5% का इंटरेस्ट लगाएगा, तो आपको 2 साल लगातार किस्त भरने पड़ेंगे और किस्त की वैल्यू होगी 16,134 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 30,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसे पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, अगर आप 10 मिनट भी देखते हैं टाइम निकाल के इस वीडियो को, तो मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते रहिए हमें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच।